हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास ये शुरू होने वाली है। पिछली वीडियो में मैंने बता चुका था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के जो 13 वीडियोस हैं उसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त कर चुके हैं। आज हमारी जो वीडियो है वो मध्यकालीन भारत के लिए स्टार्ट हो रही है, तो जिसमें आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है त्रिपक्षीय संघर्ष व चोल साम्राज्य। जब हम अपना पहली क्लास समझा रहे थे आपको, यानी कि सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने बताया था आपको कि हम मध्यकालीन भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें हम एक में लगभग 8 से 12वीं शताब्दी तक हम राजपूत काल यानी कि हिंदू शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आपका 12 से 16 ये वाला जो शताब्दी होगी इसमें हम मुस्लिम शासकों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इसी में से आज हमारा ये चैप्टर यानी कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा संघर्ष आता है वो त्रिपक्षीय संघर्ष आ जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी भूमिका जमाऊँ आपके लिए, तो पिछली वीडियो में जैसा हमने बताया था गुप्तोत्तर काल में जो हर्षवर्धन है उसके साम्राज्य समाप्त होने के बाद उत्तर भारत में कुछ नए साम्राज्यों का उदय होता है। दक्षिण भारत में जो आपके चालुक्य राजा हैं उनके समाप्त होने के बाद कुछ स्थान जो है वो फुलफिल करने के लिए कुछ नए साम्राज्य आ जाते हैं। इसी तरह से जो आपके पाल वंश हैं ये आपके बंगाल वाले क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। बंगाल वाले क्षेत्र में आपका हर्ष का ही शासन था, ठीक है, जहाँ पे पहले वो आपका गौड़ नरेश ने अधिकार किया था। फिर आपका प्रतिहार वंश ये आ जाता है हमारे गुजरात राजस्थान वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इसका क्षेत्र हम देखते हैं, गुजरात राजस्थान, ठीक है। गुजरात राजस्थान वाला क्षेत्र देख लेते हैं। जो आपका राष्ट्रकूट वंश है ये आपका चालुक्यों के स्थान पर आता है। तो चालुक्य हमें पता है ये आपके कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये आ जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन देख लेते हैं इसमें हम, और मैं आपके लिए एक मैप बना देता हूँ, उसमें आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो प्यारा सा भारत है उसको हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। ये पूरा पहले तो इतना ही था, इसमें बंगाल तो टूटा हुआ नहीं था, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरह से भारत दिखता है, ठीक है। पहले तो ये भी कंप्लीट था लेकिन इसको हम देखते ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका किसके अंडर में आता है? राष्ट्रकूटों के अंदर आता है। ध्यान से समझते जाएंगे, क्षेत्र भी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनकी जो राजधानी होगी वो मान्यखेत में होगी, ठीक है। मान्यखेत आपका यहीं को आसपास में पड़ता है, ठीक है। ये आपका राष्ट्रकूट वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रतिहार वाला क्षेत्र है, जो प्रतिहार शासक होंगे, ठीक है। गुज्जर प्रतिहार इनको बोला जाता है, ठीक है। मैं कलर चेंज करता तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। तो ये गुज्जर प्रतिहार वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट आने वाला हमारा बंगाल वाला क्षेत्र, ये बंगाल वाला क्षेत्र यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपका गोपाल जो इसका संस्थापक होगा वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कन्नौज हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो इस क्षेत्र के लिए ये सब क्या करेंगे? आपस में संघर्ष करेंगे इस क्षेत्र को जीतने के लिए, ठीक है। तो इसी बीच में ये तो यहाँ पे इनका त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है। एक और जो शासक है दक्षिण भारत में उभर कर आ रहा है, उसी के बारे में भी आज हम समझेंगे, चोल साम्राज्य, ठीक है। तो चोल साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट होकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र से स्टार्ट होकर के वो धीरे धीरे इन सबको जीतने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये त्रिपक्षीय संघर्ष को। त्रिपक्षीय संघर्ष हमने क्षेत्र देख ही लिया है। जो पाल वंश का संस्थापक है वो है आपका गोपाल, प्रतिहार वंश का शासक हरिचंद और राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग कीर्तिवर्मन की हत्या करके, चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन की हत्या करके राष्ट्रकूट शासक की क्या करता है? नींव रखता है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इसके 2 दिन पहले एक जो हमारा सीजीएल का पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल में, तो उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ जो पाल वंश है उसका संस्थापक कौन है?
वो है आपका गोपाल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये बताना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि इस क्षेत्र से भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका धर्मपाल। अब ये धर्मपाल दो तरह बातों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहली मुख्य बात तो ये है कि ये इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला पाल वंश का शासक है। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होती है और इसका समय काल हम देखते हैं तो 770 ईस्वी से स्टार्ट होता है। प्रतिहार वंश में जो आपका वत्सराज होगा, ये त्रिपक्षीय युद्ध में स्टार्ट करेगा अपना भाग लेना। इसका जो क्षेत्र होगा इसके जस्ट 5 साल बाद यानी कि 775। ठीक है, ये इसका समय हो जाएगा ईस्वी। इधर से ध्रुव, ये जो राष्ट्रकूट का ध्रुव शासक होगा ये आपका लेगा और ये इसके 5 साल बाद यानी कि 780 ईस्वी में। यानी कि हम देखते हैं ये सब एक दूसरे के समकालीन हैं। तो एक ही समय पे ये क्या करते हैं, लगभग अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, कन्नौज पे अधिकार करने के लिए ये संघर्ष करते हैं। ठीक है, उसके बाद देवपाल आएगा और फिर महिपाल प्रथम आएगा। महिपाल प्रथम को राजेंद्र चोल हरा देगा और इनका साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। मिहिर भोज, महेंद्रपाल और राज्यपाल। राज्यपाल इसको एक चंदेल वंश का शासक आएगा, वो इसको हत्या कर देगा क्योंकि अरबों का उस टाइम क्या हो चुका है, आक्रमण हो चुका है और ये अपनी गद्दी छोड़ करके भाग जाता है अरबों के आक्रमण से डर करके। इंद्र तृतीय, ये इसका अंतिम शासक होगा। ये राजेंद्र चोल के साथ तक्कोलम का युद्ध करता है। तक्कोलम के युद्ध में ये राजेंद्र चोल को हरा देता है। ठीक है, तो इसमें हम समझते हैं। एक बात और समझने वाली है इसमें कि ये जो तीनों का संघर्ष हो रहा है उसमें पाल वंश वाले ये इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा जो विजय प्राप्त होती है वो होती है राष्ट्रकूट वंश को। ठीक है, लेकिन जो अंतिम विजय प्राप्त होती है वो होती है आपकी प्रतिहार वंश को। ठीक है, इन्हें गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, आप इसको लिख सकते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले हम इनको समझ लेते हैं, आपका पाल वंश को। पाल वंश संस्थापक मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फेमस जो इसके शासक होंगे एक दो ही फेमस हैं, बहुत ज़्यादा जो अपना अलग कार्य करेंगे कुछ, उनके बारे में समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस पाल वंश में धर्मपाल। धर्मपाल के समय में कुछ चीज़ें होती हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये जो उस टाइम कन्नौज में शासक काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, इंदिरा युद्ध, चक्रा युद्ध। ठीक है, चक्रा युद्ध, उसको हटा करके किसको बैठा लेगा, ये अपने किसी एक राजा को बैठा लेगा जो इसके फेवर में होगा, इंदिरा युद्ध। ठीक है, इंदिरा युद्ध। ठीक है, पहला काम तो इसने ये किया। दूसरा काम ये क्या करता है, विक्रमशिला का निर्माण करता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। विश्वविद्यालय का निर्माण, विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो ये इसके समय में कुछ फेमस चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके में समय में फेमस है, वो मैंने आपको बताई। ठीक है, फिर जो आपका महिपाल प्रथम है ये क्या करेगा, ये किससे हार जाएगा, ये हार जाएगा राजेंद्र चोल से, वो भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो शासक है वो है आपका महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम। अब ऐसा होगा जो चोल शासक राजेंद्र चोल है वो अपना साम्राज्य विस्तार करने गंगा तक आता है और गंगा तक आते आते उसका जो बीच में साम्राज्य पड़ता है वो बंगाल क्षेत्र ही पड़ता है, इसका महिपाल क्षेत्र वाला। उस समय यही शासन कर रहा होता है, तो क्या करता है वो इसको हराता है। तो युद्ध होता है किस किस के मध्य, राजेंद्र चोल, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। युद्ध होता है राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल वर्सेस महिपाल। ठीक है, आप समझ गए। इसमें महिपाल हार जाता है, राजेंद्र चोल जीत जाता है। राजेंद्र चोल जीतने के बाद एक उपाधि लेता है, गंगई कोंड चोल, उसकी उपाधि ले लेता है। जब हम चोल साम्राज्य बनेंगे तो इसकी
ये उपाधि भी लिख लेंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि राजेंद्र चोल यहाँ पे क्या कर चुका है, जीत चुका है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो प्रतिहारों के बारे में बात करेंगे। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा फेमस इन्होंने किसी ने भी काम नहीं किया है, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहार वंश वैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं है। वत्सराज इसमें क्या करता है, ये युद्ध में भाग लेता है। महेंद्रपाल, मिहिर भोज, ये दोनों अपने साम्राज्य विस्तार करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। राज्यपाल, एक राज्यपाल के समय में फेमस काम होता है बस, वो भी अच्छा काम तो है ही नहीं इनके हिसाब से देखा जाए तो। राज्यपाल, राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या हो चुका है, अब इससे पहले जो शासक था उसके समय में धीरे धीरे से जो साम्राज्य है वो क्षीण होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, दबता जा रहा है, ठीक है, खत्म होता जा रहा है। जो भी आप शब्द अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल के समय में और ज़्यादा समाप्त हो जाता है। तो इसी समय पे आपका अरबों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, अरबों का, जो अरब शासक हैं वो आते हैं तो अरबों का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण से डर करके ये क्या करता है, अपनी गद्दी को छोड़कर भाग जाता है। और जो दक्षिण में एक चंदेल शासक होगा, चंदेल शासक, मालवा वाले क्षेत्र में आएगा ये, ठीक है। तो चंदेल शासक क्या कर देता है, जब ये वहाँ से भागता है तो चंदेल शासक इसको पकड़ता है और चंदेल शासक द्वारा इसकी क्या हो जाती है, हत्या होती है। चंदेल शासक द्वारा हत्या, किसकी हत्या, राज्यपाल की हत्या, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं आपके राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। दंतिदुर्ग इसका संस्थापक हो गया, ये लिखने की हमें बार बार ज़रूरत नहीं है। कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम मैं यहीं पे समझा देता हूँ, वहाँ पे मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप अलग से लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने उसमें लिखवाया। कृष्ण प्रथम के समय में क्या होता है, एलोरा की गुफाएं बनवाता है ये, एलोरा की गुफाएं, गुफा मंदिर, ठीक है। एलोरा की गुफा मंदिर बनवाता है। मैंने इसका चित्र भी लगाया है, आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये रहा, ये आपके गुफा मंदिर, ठीक है। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र क्षेत्र में एलोरा की गुफा मंदिर है। ये पहाड़ों को काट करके, जैसे आपकी अजंता की गुफाएं थी ना, वैसे ही ये पहाड़ों को काट करके इस तरह से बनाई गई हैं। तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध वहाँ पे बैठे हुए हैं और सुंदर सी नक्काशी यहाँ पे की हुई है, ठीक। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना वापस। ध्रुव इसमें युद्ध में भाग लेने वाला शासक था। गोविंद तृतीय के समय में इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होता, लेकिन अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष क्या होता है, इसके समय में बहुत फेमस काम होता है। एक तो ये अपनी कला व विद्या का कदरदान था, कला व विद्या का कहते हैं ना संरक्षक, ठीक है, संरक्षक कौन है, अमोघ वर्ष है, ठीक है। साथ में एक अरब यात्री है, क्योंकि अरबों का आना अब आगमन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो एक अरब यात्री है, अरब यात्री अल मसूदी, नाम याद रखेंगे, अल मसूदी। अल मसूदी अमोघ वर्ष को क्या करते हैं, विश्व के 4 बड़े साम्राज्य जो राजा हैं उनमें गिनती करता है। कौन कौन होते हैं वो, 4 बड़े साम्राज्यों में एक मिनट, 4 बड़े राजाओं में गिनती, राजाओं में गिनती, ठीक है। वो 4 बड़े राजा, पहले नंबर पे तो आपका यही अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष हो गया आपका, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमें मिलता है बगदाद के खलीफा, बगदाद के खलीफा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पहले से इतिहास पढ़ाया, 6th-7th में तो आपने लगभग ये पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो खलीफा का पद जब समाप्त होता है तो आपका
असहयोग आंदोलन तब स्टार्ट करते हैं गांधी जी। इतना भी पढ़ा हुआ होगा आपने थोड़ा बहुत, तो नहीं भी पढ़ा है तो आप समझते चलिए कि बगदाद के जो खलीफा हैं, ये जो मुस्लिम उस टाइम पैगंबर हुआ करते थे, उनके उत्तराधिकारी ये अपना आपको खलीफा मानते हैं। ठीक है, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो उत्तराधिकारी हैं वो अपना आपको खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो बगदाद के खलीफा वहाँ पे उस टाइम बहुत फेमस हो गए थे। दूसरे कुस्तुतूनिया के राजा, कुस्तुतूनिया के शासक या राजा। ठीक है, अब ये तुर्की वाला क्षेत्र है। ठीक है, कुस्तुतूनिया, फिर इन्हें कौन नहीं जानता, चीन के शासक। ठीक है, चीन के शासकों को ये क्या कहता है, बड़े शासकों में गिनती करता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जो अंतिम शासक है इनका इंद्र तृतीय। अब ये क्या करता है, इंद्र तृतीय तक्कोलम का युद्ध करता है। किसका, तक्कोलम, आधा के पूरा के ओ की मात्रा उल्लय में, तक्कोलम। ठीक है, तक्कोलम का युद्ध, ये फेमस युद्ध है, ध्यान रखना आप इसको। अब तक्कोलम का युद्ध होता है जिसमें राजेंद्र चोल, ठीक है, राजेंद्र चोल और इंद्र तृतीय के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। इंद्र तृतीय, इंद्र थर्ड दिख पा रहा है, मैं बोल रहा हूँ वैसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें राजेंद्र चोल हार जाता है, इंद्र तृतीय जीत जाता है और राजेंद्र चोल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो राजेंद्र चोल की यहाँ पे मृत्यु हो गई और हमने ये युद्ध को समझ लिया। ठीक है, सारे साम्राज्य हमने देख लिए। ठीक है, हमने ये भी देख लिया कि अंतिम रूप से कौन विजय प्राप्त करेगा त्रिपक्षीय युद्ध में, आपका प्रतिहारवंश। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि जब ये साम्राज्य समाप्त हुए तो इनके स्थान पर कौन कौन से शासकों का उदय हुआ। ठीक है, राष्ट्रकूटों के बाद, मतलब कि जो राष्ट्रकूट जब हार गए, मतलब उनका साम्राज्य खत्म हो गया, तो उनके बाद वहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आए। पिछली वीडियो में जब मैं आपको समझा रहा था तब मैंने बताया था आपको कि पहले वेंगी और वातापी के चालुक्य यहाँ पे होते हैं। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य पूर्वी साइड में थे, वो मैंने चित्र बना के आपको दिखाया भी था। वातापी की चालुक्यों की हत्या राष्ट्रकूट शासक कर देते हैं और राष्ट्रकूट शासकों की हत्या जब समाप्त हो जाते हैं तो वहाँ पे कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट के बाद आपके कल्याणी के चालुक्य आ गए। उनके बाद वहाँ पे वारंगल के काकतीय आते हैं, फिर द्वार समुद्र के होयसल आते हैं, फिर इनके स्थान पर देवगिरी के यादव आते हैं। ठीक है, तो ये देवगिरी के जो यादव हैं ये अपना आपको कृष्ण, जो भगवान कृष्ण होते हैं ना, उनके वंशज मानते हैं अपना आपको। ठीक है, कौन, ये यदुवंशी से अपना आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं, या जो भी हो उन्होंने जोड़ा अपने आप को। पाल वंश के बाद, अब जो पाल वंश है जो आपका बंगाल वाले क्षेत्र में था, उनके बाद सामंत सेन आते हैं। ठीक है, सामंत सेन वंश होता है, ये वाला क्षेत्र आता है। फिर आता है आपका गंग वंश। अब गंग वंश के समय में एक दो चीज़ें फिर फेमस होती है। इसका जो एक राजा होता है नरसिंह वर्मन क्या करवाता है, जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर सबने देखा होगा, मैं चित्र लगाना तो भूल गया या लगाया नहीं मैंने। ठीक है, तो सूर्य मंदिर का निर्माण करता है, सूर्य मंदिर का निर्माण। ठीक है, आप समझ सकते हैं, सूर्य मंदिर आप सबने देखा होगा, 10 के नोट पर उसका फोटो आता है। ठीक है, एक है आपका इसका नरसिंह वर्मन के फादर या उनके ऊपर वाले क्षेत्र उसमें आते हैं वो अनंत वर्मन। ठीक है, अभी जो अनंत वर्मन है ये क्या करते हैं, आपका जो जगन्नाथपुरी वाला मंदिर है ना उसको बनवाते हैं, यानी कि जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, तो दोनों फेमस चीज़ें आपकी जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, ये भी देख लीजिए आप। ठीक है, जो आज का उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपका गंगवंश है। गंगवंश के शासक अनंत वर्मन जगन्नाथपुरी का मंदिर बनवाते हैं।
गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत चीज़ें फेमस हैं, आप जरूर से जरूर याद रखें। नेक्स्ट जो प्रतिहार वंश है, उसके बाद का हम पूरा जो टॉपिक है वो राजपूत काल के रूप में पढ़ते हैं, राजपूत काल। ठीक है, जिसमें हम गहलवाल को भी पढ़ेंगे, चौहानों को भी पढ़ेंगे और ठीक है चंदेलों को भी पढ़ेंगे। तो ये पूरा एक टॉपिक अलग है जो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा ये चैप्टर हम समझेंगे। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम चोल साम्राज्य। ठीक है, चोल साम्राज्य मैंने आपको चित्र बना के बताया ही था कि दक्षिण भारत में ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, फिर दक्षिण भारत का पूरा एरिया जीतते हैं, ये अपना आपको इस्टेब्लिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चोल साम्राज्य का जो इतिहास है वो मैंने दक्षिण भारत की वीडियो में एक बार इसका जिक्र भी किया था। अब ये 9वीं शताब्दी में इनका दोबारा पुनरुत्थान होता है। कौन करता है? इनका जो दोबारा का संस्थापक होता है वो होता है आपका विजयालय। ठीक है, संस्थापक बोल सकते हैं आप इसको, संस्थापक कौन है? विजयालय। अब इनके समय में क्या होता है, इनके बाद वाले जो राजा आते हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बाद जो आता है आपका परांतक फर्स्ट आता है, परांतक फर्स्ट आता है। ठीक है, फिर आपका आदित्य प्रथम आता है। ठीक है, प्रथम आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं राजा राज प्रथम को देखते हैं। ठीक है, अब ये आपका बहुत फेमस राजा है। कौन? राजा राज प्रथम। ठीक है, अब इसके बारे में हमें पढ़ना है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। अब राजा राज प्रथम क्या करता है, सबसे पहले अपनी नौसेना जो समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र है, तो समुद्र के पास अपना जो नौसेना है, नौसेना को मजबूत करता है, नौसेना का निर्माण किया। ठीक है, नौसेना का निर्माण किया और नौसेना की मदद से इसने क्या करता है, जो आसपास के द्वीप हैं उनको जीतता है। जैसे आपका मालदीव है, मालदीव, लक्षद्वीप। ठीक है, इन द्वीपों को क्या करता है, ये जीत लेता है। मालदीव, लक्षद्वीपों पर अधिकार किया। ठीक है, साथ में अब ये बहुत अपना साम्राज्य विस्तारक है, अब इसने अपना साम्राज्य इतना विस्तार कर लिया था, तो ये बहुत ज़्यादा अब क्या करेगा, ये इनके बारे में बता दूं। अगर इनका मैं धर्म की बात करूं तो ये शैव उपासक हैं, यानी कि शिव के उपासक हैं। ठीक है, अभी ये शैव उपासक हैं, साम्राज्य विस्तार इन्होंने ठीक ठाक कर लिया है, तो एक मंदिर का निर्माण करते हैं द्रविड़ शैली में, जो कि बहुत फेमस है। मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर का नाम होता है आपका बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर। ठीक है, राजेश्वर मंदिर, इन दोनों के नाम से मिल जाता है क्वेश्चन, कभी कभी इससे भी मिला है और इससे भी मिला है। ठीक है, तो आप दोनों का नाम ही याद रखेंगे। ठीक है, कौन सी शैली में? ये द्रविड़ शैली में मिलता है, द्रविड़ शैली में। ठीक है, मैंने इसका फोटो भी लगाया है, मतलब कि चित्र भी लगाया है फोटो के। ठीक है, तो हम उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका, ये है आपका बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, इसे हम विमान कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी नुमा होता है। ठीक है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखे जाते हैं, ये इसका शिखर बोला जाता है। ठीक है, शिखर। ठीक है, यहाँ पे सभाएं होती हैं, मंडप बोला जाता है इनको। ठीक है, मंडप। ठीक है, ये भी इसके नीचे आपका
मुख्य गर्भगृह होता है जहाँ पे मुख्य जो देवता होते हैं उनका निवास होता है। ठीक है, स्टार्टिंग जो गेट होता है उसको क्या बोला जाता है? गोपुरम बोला जाता है। ठीक है, गोपुरम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी फेमस है, आप इसको जरूर से ध्यान रखें। किसने बनवाया था? ये आपका राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं राजेंद्र चोल की। ठीक है, राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल। ठीक है, ठीक है, तो राजेंद्र चोल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसने अपनी पिता की जो राजराज प्रथम होता है उसकी नीति को आगे बढ़ाया और नौसेना का विस्तार किया, यानी कि अपनी नौसेना को और अच्छे से बनाया। ठीक है, साथ में जब इसने नौसेना का विस्तार कर लिया तो ये जो पानी वाले जितने भी द्वीप हैं उनके आसपास को और जीतेगा। इसने श्रीलंका को पूर्णतः जीत लिया था, श्रीलंका को पूर्णतः जीता। तो श्रीलंका जब से हमारे अंडर में ही छोड़ देते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर जीत लें, मज़ा, मतलब उसके साथ खेलते हैं इस तरह से। कोई भी आता है उसको बजा जाता है, श्रीलंका को हराने में मज़ा आता है। ठीक है, साथ में उसने जो अपना विस्तार कर लिया था इंडोनेशिया के जो आज के हमें वो देखते हैं ना द्वीप, उनको जीता था। इंडोनेशिया के द्वीप जिसमें हमें सुमात्रा, जावा, ठीक है, मलाया, ठीक है, यहाँ तक क्या कर दिया उसने? साम्राज्य विस्तार कर दिया, के द्वीप तक विस्तार। ठीक है, किसकी मदद से? उसने अपनी बेहतरीन नौसेना की मदद से। ठीक है, इनके बारे में एक फेमस बात ये है कि ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल के खाड़ी को इन्होंने क्या करा? अपने अंडर में इस तरह से कर लिया था जैसे इनकी अपनी झील हो। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी को झील की तरह इस्तेमाल किया, जैसे अपनी घर की झील हो, झील की तरह प्रयोग किया। ठीक है, किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने। अब राजेंद्र प्रथम क्या करेगा? अपना और साम्राज्य विस्तार करेगा। कैसे करेगा? ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के या पोज करके आप इसको देख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, साम्राज्य विस्तार किस तरह से करेगा हमने अभी देखा। गंगा क्षेत्र तक विस्तार किसने किया? राजेंद्र प्रथम ने। कैसे किया? मतलब जब भी अपना साम्राज्य क्षेत्र विस्तार करने गंगा की तरफ कुछ बढ़ता है तो इसका सामना होता है बंगाल शासक से। ठीक है, तो बंगाल शासक को हराया, बंगाल शासक को हराया, शासक को हराया। ठीक है, और जब मैंने अब बताया था आपको, जब बंगाल शासक को हराएगा तो किसकी उपाधि लेगा? उपाधि ली गंगई कोंड चोल की, गंगई कोंड चोल। ठीक है, इसकी उपाधि ये लेता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। अभी जीतने के बाद क्या करता है? अपना एक नगर बसाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में बसाता है। किस नाम से बसाता है? गंगई कोंड चोल पुरम के नाम से। ठीक है, तो नगर बसाया कौन सा? गंगई कोंड चोल पुरम। ठीक है, ये इसने बसा लिया। ठीक है, गंगई कोंड चोलपुरम बसाने के बाद इसी को क्या करता है? ये राजधानी बनाता है। ठीक है, राजधानी बनाई, राजधानी बनाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसका और साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश करता है। साम्राज्य विस्तार करते करते क्या होता है? एक तक्कोलम का युद्ध होता है। क्या होता है? तक्कोलम का युद्ध। थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, जिसमें आपका इंद्र थर्ड
वर्सेस राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल, इनका क्या होता है, आपस में युद्ध होता है जिसमें इंद्र फर्स्ट जीत जाता है, राजेंद्र चोल हार जाता है, और हारने के बाद इंद्र तृतीय क्या कर देता है, राजेंद्र चोल की हत्या कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है, अब राजेंद्र चोल के बाद जो शासक आएंगे वो क्या होंगे, वो कमज़ोर होंगे और अपना साम्राज्य ज़्यादा विस्तार वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस समय इस तरह से जो चोल है वो समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं चोल प्रशासन। जो चोल प्रशासन में हम देखते हैं, जो चोल प्रशासन बटा हुआ था, सबसे बड़ा वो राज्य था। राज्य के बाद वो मंडलम में बटा हुआ था, जैसे आज के जो नगर बड़े बड़े शहर होते हैं, मंडल होते हैं, मंडल की तरह ये बटा हुआ था। फिर ये वलनाडु में बटा हुआ था। वलनाडु वहाँ के वो होते हैं ना जैसे जिले, उस तरह से। फिर ये तहसील जो नाडु कहलाते हैं। फिर ग्राम के समूह को कुर्रम कहते हैं। तो कुर्रम ग्राम का समूह होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं बता दूं आपको, ग्राम का समूह, और सबसे छोटी इकाई आपकी ग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ को ये प्रशासन में बटा हुआ था। कुछ समितियां बनाई हुई थी, इनसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में अब इनके बारे में ज़्यादा दिया है। ठीक है, कि ग्राम उर क्या थे, ग्राम सभा क्या थे और नगरम क्या थे। तो और मैं आपको बता दूं, गांव के आम लोगों की सभा थी, आम लोगों की सभा, या आम लोगों की सभा या संगठन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सभा क्या थी, गांव के विशिष्ट लोगों का संगठन, गांव के विशिष्ट लोगों की सभा। ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक से दिख ही रहा होगा। ठीक है, नगरम, अब ये नगर जो व्यापारी संघ है, व्यापारी वर्ग की प्रशासनिक सभा, प्रशासनिक सभा। ठीक है, क्या है वो, नगरम। इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना कि इसको क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछी गई इसलिए मैंने यहाँ पे लिखना, मैंने इनको ज़रूरी समझा। ठीक है, नेक्स्ट जो मूर्ति कला के रूप में हम देखते हैं, ठीक है, बहुत फेमस है हमारी ये नटराज मूर्ति। ठीक है, तो ये किसके समय में है, चोल साम्राज्य के। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि हाँ, कोई क्या एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए आपको कि जो नटराज मूर्ति है वो किसके शासनकाल में है, तो वो है आपके चोल शासकों के काल में। ठीक है, साथ में एक मूर्ति और फेमस है आपकी दूसरी, वो है श्रवण गोलवेला में, गोमतेश्वर मूर्ति। ठीक है, गोमतेश्वर मूर्ति को हम बाहुबली भी कहते हैं, बाहुबली मूर्ति। अब ये बाहुबली वाली नहीं थी, जो बाहुबली था, नहीं वो वाली नहीं है। ये भगवान और जो जैन है ना, भगवान महावीर जो जैन समर्थक हैं, ठीक है, उनकी ये मूर्ति है। आप जाके देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है ये, श्रवण गोलवेला में गोमतेश्वर मूर्ति। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज दो चीज़ों को कवर कर लिया, जिसमें हमने त्रिपक्षीय युद्ध को भी समझ लिया और बृहदेश्वर चोल साम्राज्य को भी समझ लिया। फिर से एक बार अगर हम समझते हुए आए तो त्रिपक्षीय युद्ध आप इस तरह से देखते हुए चलते हैं, पाल वंश, प्रतिहार वंश, राजकोट वंश। ठीक है, इनके सारे शासकों के बारे में हमने समझ लिया। फिर इसके बाद हमने देखा इनके क्षेत्र कहाँ कहाँ तक थे। ठीक है, इनके क्षेत्र के बाद कौन कौन से क्षेत्र आए वो भी हमने देख लिया। ठीक है, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में देख लिया हमने। राजकोटों के बाद चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वारंगल के काकतीय, द्वार समुद्र के होयसल और देवगिरी के यादव आ जाते हैं। पाल वंश के बाद सामंत सेन और गंग वंश के शासक आ जाते हैं।
प्रतिहार वंश के बाद राजपूत काल को हम कल पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगी हमारी उसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये चोल जो राजेंद्र चोल हैं उसके बारे में, राजराज प्रथम के बारे में देखा, और ये उसका बृहदेश्वर मंदिर के बारे में देखा हमने। ये हमने राजेंद्र चोल के बारे में समझिया, चोल प्रशासन के बारे में देख लिया, कुछ मुख्य जो समितियां हैं जो आजकल पूछी जा रही हैं उनके बारे में देख लिया हमने, और हमने ये नटराज मूर्ति भी देख ली जिसमें 4 हाथों की मूर्ति पहली बार हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो आएगी राजपूत काल पर। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।